तो हम लोग इसके पहले क्लास 10th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर को बहुत अच्छे ढंग से स्टडी किए हैं और आप लोगों का प्यार बहुत सारा मिला है। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर अगर बहुत सारे सपोर्ट मिलता है ना और बच्चे कमेंट्स करते हैं और ऐसा लगता है कि हाँ मेरे पढ़ाने से कुछ फ़ायदा हो रहा है सामने वालों का। ओके, तो और एक उत्साह जगता है और पढ़ाने का एक तजुर्बा जग जाता है। ओके, तो इसी उत्साह और उमंग के साथ मैं सेकंड चैप्टर को लेकर आया हूँ और इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि आम्ल क्या होता है, क्षारक क्या होता है और लवण क्या होता है। क्लियर? देखिए, ये चैप्टर उसी स्टूडेंट को अच्छे ढंग से समझ में आ सकता है जो क्लास 9th को ढंग से पढ़ा हो। ओके, क्लास 9th में हम लोग पढ़े थे पदार्थ क्या होता है, याद आ रहा है आप लोगों को? पदार्थ, मैटर। ओके, तो अगर मैं किसी से पूछूं या आप ही से मैं पूछूं कि पदार्थ किसे कहते हैं, मैटर किसे कहते हैं, व्हाट इज मैटर, देन आपका आंसर होगा कि एनीथिंग्स ऑक्युपाइज स्पेस विच है वॉल्यूम एंड मास। कोई भी चीज़ है जो जगह छके, जिसके अंदर आयतन और द्रव्यमान हो, ठीक है, वही हमारा क्या है, पदार्थ है। तो हम तो देखते हैं, अपने नज़रों को उठाकर देखो, कोई भी चीज़ को देखोगे तो जगह छेदता है, उसके अंदर द्रव्यमान है, उसको मेजर कर लिया जा सकता है। जैसे हवा है, हम खुद हैं, हाँ अलमीरा है, बहुत सारी चीज़ें, मार्कर है यहाँ तक, ठीक है। ये हमारे पास जो मोबाइल से शूटिंग कर रहे थे वो मोबाइल खुद एक पदार्थ है, ठीक है ना। चलिए, पदार्थ के बारे में जान गए। अब पदार्थ को हम दो पार्ट में डिवाइड करके स्टडी किए थे। कौन कौन था जी? एक हमारा शुद्ध पदार्थ था, एक हमारा अशुद्ध पदार्थ था, ठीक है, यानी कि प्योर मैटर एंड इम्प्योर मैटर, ठीक है। तो प्योर मैटर किसको कहते हैं? तो वैसे पदार्थ को हम शुद्ध पदार्थ कहेंगे, यानी कि प्योर मैटर कहेंगे, जो या तो वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना हो या एक ही प्रकार के अणुओं से बना हो, ठीक है। यानी कि अणु है तो केवल उसी प्रकार के अणु है। जैसे जल ले लो, जल के कहीं से भी उठा लो बूंदे को तो H2O ही मिलेगा, H2, ठीक है। इसका मतलब क्या, वो शुद्ध पदार्थ है, ठीक है। आप ऑक्सीजन को लो, कहीं से आप ऑक्सीजन को लोगे तो उसका फॉर्मूला हम O2 ही कहेंगे। हाइड्रोजन को ले लो, कहीं से आप उसको लो और उसका फॉर्मूला आप बताओगे H2, यानी कि हाइड्रोजन से ही बना होगा। इसका मतलब क्या, कि वो एक ही प्रकार के परमाणु से बना होगा या तो एक ही प्रकार का अणु क्या होता है, ग्रुप ऑफ एटम, यानी कि परमाणुओं के समूह होता है, ठीक है। ओके, समझ में आ रहा है? जैसे H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एटम मिलकर एक अणु का निर्माण किया है, एक H2। ओके, अब आप लोग समझ गए होंगे कि अणु क्या होता है, परमाणु क्या होता है। अब अशुद्ध पदार्थ को सीखते हैं। तो अशुद्ध पदार्थ वैसे पदार्थ को कहेंगे जो दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण से बना हो, ठीक है, और वो किसी भी अनुपात में हो, ठीक है। जैसे हमारा लकड़ी हो गया, समुद्र के जल हो गया, ठीक है, यानी कि वो हमारा इम्प्योर पदार्थ है। दूध जिसे आप शुद्ध सुधा के नाम से जानते हैं, सुधा दूध, ठीक है ना, वो हमारा प्योर नहीं है। प्योर का मतलब होता है, केमिस्ट्री उसी को प्योर मानता है, जो एक ही प्रकार के परमाणु से बना हो या एक ही प्रकार के अणु से बना हो, वो हमारा शुद्ध है, ठीक है, एक ही प्रकार के अवयव कण से, ठीक है। लेकिन दूध में तो प्रोटीन है, फैट्स है, ओके, कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसके अंदर इन्वॉल्व है, ठीक है, तो हमारा प्योर नहीं है। ओके, तो प्योर को समझ गए, इम्प्योर को भी समझ गए। अब एक प्योर जो हमारा शुद्ध पदार्थ है उसको दो पार्ट में स्प्लिट किए, दो पार्ट में डिवाइड किए और उसको सीखते हैं। वो दो भाग कौन है? तो आप लोग डेफिनेशन में देखें कि प्योर यानी कि शुद्ध पदार्थ या तो परमाणुओं से बनता है या तो हमारा अणु से बनेगा। तो जब यानी कि एटम या मॉलिक्यूल, तो जब वो परमाणु से बना हो, केवल परमाणु से, एक ही प्रकार के परमाणु, यानी कि उसको कितनों भी तोड़ो वही परमाणु मिलेगा जो पहले मिला था, इतना बड़ा में हो या छोटा में हो, परमाणु सेम हो, ठीक है, तो उसको तत्व कहेंगे। क्या कहेंगे? तत्व। आप सोना को कितना खंडित तो कर दीजिए, कितना पार्ट में तोड़ दीजिए, उसके हर एक पार्ट को हम सोना ही कहेंगे, ठीक है, और उसका हर एक एटम
आइडेंटिकल होगा। आइडेंटिकल मतलब सिमिलर होगा, सेम होगा, बिल्कुल एक्जेक्ट होगा। ओके, ठीक उसी तरीके से आप जल के कितना भी पार्ट आप तोड़ दीजिए तो H2O मिलेगा, H2O मिलेगा, H2O मिलेगा, ठीक है, यानी सिमिलर मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब चलिए, तो जब वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना हो, एटम से बना हो, तो उसको हम लोग तत्व कहेंगे, यानी कि यह पदार्थ का मूल रूप है। कोई भी मेटेरियल लीजिए, उसका फंडामेंटल फॉर्म है, ठीक है, जिसे किसी भी रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल भागों में खंडित नहीं किया जा सकता है। यदि आप उसको कोई भी केमिकल रिएक्शन करो तो उसको और अधिक तोड़ नहीं सकते हैं। ओके, तो उसको विभक्त नहीं किया जा सकता है। जैसे सोना हुआ, चांदी, एल्युमिनियम, ये ऑक्सीजन, ये सारे के सारे क्या है? तत्व है। ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये सारे के सारे क्या है? तत्व है, एलिमेंट्स हैं। समझ में आ रहा है? और जो एक ही प्रकार के अणुओं से बना हो, मॉलिक्यूल से बना हो, अणु बोलो या मॉलिक्यूल बोलो इंग्लिश में, ठीक है, तो उसको हम लोग यौगिक बनाए हम बोलेंगे। तो जो उसमें तत्व अब बोलेंगे H2O, H2O में तो 2 से अधिक तत्व भाग लिए, हाँ लिए हैं, बिल्कुल लिए हैं, लेकिन वो दोनों के दोनों तत्व एक निश्चित अनुपात में है। ओके, यानी कि एक कांस्टेंट रेशियो में है, यानी उसका रेशियो बदल जाएगा तो कंपाउंड चेंज हो जाएगा, ठीक है, रेशियो चेंज नहीं होना चाहिए, रेशियो एक फिक्स्ड रेशियो में होना चाहिए, ठीक है, तो वो हमारा कंपाउंड यानी कि यौगिक है। तो ये 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में, किस अनुपात में? निश्चित अनुपात है, शॉर्टेन रेशियो में बनता है, ठीक है, जैसे जल हुआ, मीथेन हुआ, जल H2O, ठीक है, मीथेन CH4 है ना, और चीनी है C6H12O6 है ना, ये देखो सेम रेशियो 6:12:6, ठीक है, सेम रेशियो में है। इसका रेशियो चेंज हुआ तो ये चीनी नहीं रहेगा, कोई और आपका कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। और नमक हुआ NaCl, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि कंपाउंड क्या होता है, ठीक है, यौगिक। और ये यौगिक और तत्व दोनों को हम लोग शुद्ध पदार्थ कहते हैं, यानी कि प्योर सब्सटेंस। ओके, अब आप समझ गए होंगे कि तत्व क्या है और यौगिक क्या है। जब तत्व समझ गए हैं तो तत्व को 3 पार्ट में डिवाइड करके हम लोग स्टडी करते हैं, जो इस प्रकार के धातु और अधातु, और थर्ड जो है हमारा उपधातु। धातु को मेटल्स कहते हैं, अधातु को नॉन मेटल्स कहते हैं, और उपधातु को मेटलॉइड्स कहते हैं। समझ में आ रहा है? अब देखिए, धातु क्या है, अधातु क्या है, उपधातु क्या है, हम यहाँ पर ब्रीफ डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इसको हम डिटेल में सीखेंगे एक नया चैप्टर में। ओके, उस चैप्टर का नाम ही होगा मेटल नॉन मेटल्स। ओके, धातु और अधातु। चलिए, तो धातु जो हम लोग क्लास 9th में थोड़े से सीखे थे, 7th में 8th में भी सीखे थे, वही डेफिनेशन को हम यहाँ पर दूंगा, जिससे आपको क्लैरिटी मिले, ये बात समझ में आ जाए कि धातु एक्चुअल में है क्या। देखिए, धातु मेटल्स जो है उष्मा तथा विद्युत का चालन करता है, ठीक है। देखिए, अपने घर में जो एल्युमिनियम का या आपके स्टील का जो भी बर्तन हो, उसमें खाना बनता है, क्यों? क्योंकि वो हीट का क्या करता है? कंडक्ट करता है, हीट को चालन करता है, उष्मा का चालन करता है, तभी तो खाना बन जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? विद्युत का चालन करता है, विद्युत एल्युमिनियम का जो आपका वायर तार है वो विद्युत का चालन करता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी उससे इजीली पास कर जाता है। तो जिससे इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास कर जाए, ओके, हीट इजीली पास कर जाए आसानी से, वो हमारा क्या है? वो हमारा धातु है, ठीक है। और धातु में एक और खास बात होता है कि इसमें आघातवर्धन तथा तन्य का एक प्रॉपर्टीज पाया जाता है, यानी कि मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी, ये 2 प्रॉपर्टीज बहुत ही इसके अंदर खास होता है। यानी कि इसको यदि आप हथौड़े के प्रहार करें तो ये चौड़ा सीट बनते जाएगा। जो आपके घरों में पेटी बॉक्स वगैरह अलमीरा ये सारी चीज़ बनता है, तो एक लेयर यानी कि एक परत बनाकर, यानी उसे निर्माण, यानी कि एक सीट बनाकर
उसका उपयोग किया जाता है। तो आप बताइए, अगर मेटल के अंदर ये प्रॉपर्टीज नहीं होता मेलेबिलिटी का, तो क्या आपके घर में जो पेटी है, ओके, और अलमीरा है, क्या वो बन पाता? दरवाजे नहीं बन पाता। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर्टीज, मेलेबिलिटी का प्रॉपर्टीज है तभी तो बन रहा है, और यही तो मेटल है, यही धातु है। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी मतलब तन्यता, जिसको ताना जा सके, तान के तार बनाए जा सकते हैं। तो हमारे घरों में जितना भी इलेक्ट्रिसिटी का तार है, वायर है, वो सारा का सारा मेटल है, ओके। जो इलेक्ट्रिसिटी वाला बड़े पैमाने पर आता है बिजली, वो भी एल्युमिनियम या कॉपर के तार द्वारा ही आता है। तो आप समझ गए होंगे कि मेटल के अंदर ये सारे प्रॉपर्टीज पाया जाता है। हम लोग डिटेल में सीखेंगे इसके बारे में, ठीक है। अभी उसके एग्जाम्पल कुछ ले ले, लोहा, एल्युमिनियम, सोना, चांदी, सोडियम, कॉपर और पोटेशियम, कॉपर इत्यादि। अभी तक हमारे पास 92 यानी कि 92 जो तत्व है वो हमारा धातु है, ठीक है। 92 एलिमेंट्स जो है हमारा क्या है, मेटल्स है, ठीक है। अधातु की बात की जाए तो अधातु को हम लोग नॉन मेटल्स कहते हैं। ये उष्मा और विद्युत का कुचालक होता है, यानी कि उससे विद्युत धारा या उष्मा पास नहीं कर पाता, कंडक्ट नहीं कर पाता है। जैसे ऑक्सीजन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, ये सारे के सारे अधातु हैं, ठीक है। सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड बोल रहे हैं, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, ठीक है, इस हाइड्रोजन हो, ये सब के सब क्या है, अधातु है। अधातु ज़्यादातर गैसीय फॉर्म होता है, ठीक है। और तो इसका भी एग्जांपल है ब्रोमीन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ठीक है ना, ऑक्सीजन, हीलियम, नियोन, ओके। अभी तक 22 अधातु का नेचुरली डिस्कवर किया गया है, ठीक है। और यानी कि इसके अंदर भी मेलेबिलिटी का प्रॉपर्टीज नहीं पाया जाता है, डक्टिलिटी का प्रॉपर्टीज नहीं पाया जाता है, यानी कि आघातवर्धनीय उत्पन्न नहीं होते हैं। इस पर मारेंगे हथौड़ा का पदार्थ तो फैलेगा ही नहीं। क्यों? ये दिखाई नहीं देगा, ये भंगुर होता है, ओके, यानी कि मारने पर टूट जाएगा, ओके। जैसे आपका कार्बन है, ग्रेफाइट वगैरह, ये सब हमारा क्या है, अधातु है। लेकिन ग्रेफाइट जो है एक्सेप्शन है, अपवाद है, विद्युत का चालन करता है, ठीक है। चलिए, हाँ, अब अधातु आप सीख गए तो उपधातु को सीख लेते हैं। उपधातु क्या है, मेटलॉइड्स। तो मेटलॉइड जो है धातु तथा अधातु दोनों के प्रॉपर्टीज को रखता है। एक हायर क्लास में जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग सीखेंगे मेटलॉइड्स के बारे में डिटेल में, ठीक है, उपधातु, और इसका बहुत बड़ा रोल भी है, ठीक है, हमारे डे टू डे लाइफ में। उपधातु, धातु तथा अधातु दोनों के गुण इसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, दोनों के प्रॉपर्टीज इसके अंदर होता है। एग्जाम्पल में लूँ तो बोरॉन हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा, एल्युमिनियम, ओके, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और एंटीमनी और पोलोनियम, ओके। ये कुछ हमारा मेटलॉइड्स है, ठीक है। अच्छा, तो आपको ये समझ में आ गया होगा बात है, ठीक है ना। ये सब हम एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में पूरी डिटेल के साथ सीखेंगे, और ये हमारे क्लास 10th का एक चैप्टर भी है, ठीक है। चलिए, तत्वों के बारे में कुछ ब्रीफ जानकारियां हमको प्राप्त हुई, ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे यौगिक, कंपाउंड। ये 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में बनता है, जैसे जल, मीथेन, चीनी। ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ओके। इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर इसको भी सीखते हैं। अम्ल यानी कि एसिड्स, क्षारक यानी कि बेसिस, लवण यानी कि साल्ट, जो इस चैप्टर का टाइटल है, ओके, इस चैप्टर का नाम है एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स, ओके। यानी कि तीनों शुद्ध पदार्थ है, और इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है ना। ये तीन ही आपको कंपाउंड मिलेगा, ठीक है, एसिड, बेसिस और साल्ट। तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या इसको आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। और बेहतर यही होगा कि आप लोग अपने कॉपी में नोट करें, ठीक है, अच्छे ढंग से पढ़ें, और अपने बुक को भी साथ में रखें, इससे आपको और फायदा होगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा बुक पढ़ने की कोशिश करें, ठीक है, उसको अपने मित्र बनाएं, ओके। तो इसको फटाफट नोट कीजिए।
अच्छा, तो आप लोग उतार चुके हैं, नोट कर लिए हैं। अब हम लोग जो यौगिक होता है, कंपाउंड होता है, उसको फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किए थे। एक एसिड्स, सेकंड जो था बेसिस था, क्षारक, और तीसरा हमारा साल्ट, लवण था। अब इन तीनों को बहुत ही डिटेल में जानेंगे, बहुत ही अच्छे ढंग से सीखने की कोशिश करेंगे। तो बहुत सारे कंपाउंड ऐसा मिला जो स्वाद में खट्टा था, यानी कि सोवर इन टेस्ट, ठीक है। स्वाद में खट्टा होने के कारण उसका नाम हम लोग एसिड रख दिए, ठीक है। यानी कि एसिड जो वर्ड है वो एसिडस से लिया गया। एसिडस का मतलब ही होता है खट्टा, ओके। अब चलिए, तो इसलिए एसिड्स के यहाँ पर कुछ लिख दिए, इसकी एसिड शब्द एसिडस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। अर्थात अम्ल वह है जो स्वाद में खट्टा लगता हो तथा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता हो। ध्यान देना, अमल, लास्ट में क्या आ रहा है, ल आ रहा है, अमल, ल से लाल। याद रखना, अम्ल कभी भी लाल करेगा, क्या करेगा, लाल। यानी कि किसको, तो जो नीला लिटमस पत्र होगा उसी को क्या करेगा, लाल करेगा। समझ में आ रहा है, यानी कि अम्ल हमेशा लाल करता है, अम्ल लाल, यानी कि एसिड जो है वो ब्लू लिटमस पेपर को टर्न कर देगा रेड में। समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब चलिए, तो एसिड को आप चखेंगे तो खट्टा लगेगा स्वाद में, ठीक है। किसी भी एसिड को आप चख कर देखिए, खट्टा लगेगा। लेकिन हाँ, सावधानियाँ, किसी भी एसिड को आप टेस्ट चख कर न करें तो बेहतर होगा, क्योंकि सारे एसिड हमारे लिए सूटेबल नहीं होता है। क्योंकि बहुत से एसिड ऐसे एसिड होता है जो बहुत ही डेंजरस होता है, ठीक है। जैसे H2SO4 ये तेजाब है, इसको आप चखने की कोशिश करेंगे तो मुख जो है जल जाएगा, और हो सकता है कि इसका असह्य पीड़ा और दर्द से हमको मृत्यु भी हो सकता है, ठीक है। और भी बहुत सारे ऐसे एसिड्स हैं जो बहुत ही जहरीला होता है। तो आप चखने के, जब तक आप उसके बारे में अच्छे ढंग से नहीं जानते हैं तब तक आप कोई भी मैटर को, कोई भी चीज़ें को, कोई भी कंपाउंड को चखने की कोशिश न करें, ठीक है। तो आप कोई भी एसिड को चख कर टेस्ट करने की कोशिश न करें, ओके। बस आप इतना जानें कि कोई भी एसिड होता है वो स्वाद में खट्टा लगता है, ओके। अब देखिए, लिटमस पत्र, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, वही हमारा क्या होगा, अम्ल होगा। देखो, प्रत्येक अम्ल में हाइड्रोजन यानी कि H होता है, स्वाद में खट्टा होता है। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ये इसका जो है भौतिक गुण है, यानी इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज है। अभी हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज को अच्छे ढंग से सीखेंगे, ठीक है। अभी तो हम लोग जो पढ़ चुके हैं इसके पहले प्रीवियस क्लासेज में, जिससे 7-8 में हम लोग इसको थोड़ा सा सीखे थे, उसी को डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप लोगों को याद हो जाए, ठीक है। हाँ, इसके कुछ एग्जाम्पल है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ओके, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। आप लोग इसको लिख भी लेंगे साथ साथ, ठीक है। CH3COOH यानी कि एसिटिक अम्ल, इसको भी डिटेल में सीखेंगे। COOH जब आता है तो क्या कहेंगे, ठीक है। इसको कार्बन एंड कंपाउंड में सीखना है, ठीक है। हाँ, एसिटिक अम्ल ये भी खट्टा होता है, ठीक है। फॉर्मिक अम्ल HCOOH, ठीक है। साइट्रिक अम्ल हो गया आपका, टार्ट्रिक अम्ल हो गया, इसका फॉर्मूला होता है KHC4H4O6, ओके। कार्बोनिक अम्ल H2CO3, सल्फ्यूरस अम्ल H2SO3। देखो, सल्फ्यूरिक अम्ल और सल्फ्यूरस ये बहुत ही हार्ड, बहुत ही प्रबल, ठीक है, एसिड है, और ये दुर्बल है, यानी कि ये वीक एसिड है, ठीक है। अभी हम उसको क्लासिफाई भी करेंगे। अब देखिए, हम लोग अपने नेचर में जो एसिड ढूंढेंगे तो 2 ही तरह के एसिड आप लोगों को मिलेगा। या तो वो एसिड कार्बनिक अम्ल होगा, यानी कि ऑर्गेनिक एसिड्स होगा, या अकार्बनिक अम्ल यानी कि इनऑर्गेनिक एसिड्स होगा। तो 2 ही तरीके होता है, या तो एसिड्स किसी जीव
के शरीर या पेड़ पौधे के में भी पाया जाएगा, या तो उसे हम लोग खनन करके माइनिंग करके नीचे से निकालेंगे। ठीक है, तो 2 तरीके के एसिड को पढ़ना है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या आप इसको नोट कीजिए ताकि हम इसके दोनों पार्ट को सीख लीजिए, कार्बनिक अम्ल और अकार्बनिक अम्ल, ताकि आपको कोई भी एसिड मिले तो आप उसका आइडेंटिफाई कर सके कि ये कौन सा एसिड है, कार्बनिक है कि अकार्बनिक, यानी कि ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक। तो फटाफट नोट कीजिए। तो सीखते हैं दोनों को, ऑर्गेनिक एसिड्स और इनऑर्गेनिक और एसिड्स। ओके, यानी कि ऑर्गेनिक एसिड्स को हम लोग कार्बनिक अम्ल और इनऑर्गेनिक एसिड्स को अकार्बनिक अम्ल। तो ऑर्गेनिक के मतलब क्या, वैसा हम लोग जो जीवित जीव जैसे जंतु और पौधों से प्राप्त होता है उसी को क्या कहेंगे, कार्बनिक अम्ल कहेंगे। ठीक है, तो कार्बनिक अम्ल का इस्तेमाल हम लोग ज़्यादातर खाने पीने में यूज करते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग खाते हैं, हमारे बॉडी को ये किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाता है। ओके, लेकिन जो इनऑर्गेनिक एसिड होता है यानी कि अकार्बनिक अम्ल, ये खनिज स्रोत से प्राप्त होता है। ठीक है ना, यानी कि मिनरल्स रिसोर्सेज, जिसको नीचे से खनन करके निकाला जाता हो। ओके, ये अकार्बनिक अम्ल कहे जाते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल है H2SO4। H2SO4 बहुत ही प्रबल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये किंग ऑफ एसिड है, यानी कि सारे एसिड का राजा है। ठीक है, इसका यूज हम लोग बैटरी वगैरह में करते हैं अक्सर। ठीक है, कार वगैरह का जो बैटरी होता है, तेजाब है समझो एक प्रकार का। ठीक है, तेजाब ही एक प्रकार का। हाँ, नाइट्रिक अम्ल है SNO3, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे हम लोग जो आभूषण वगैरह होता है ये सारे चीज़ का सफाई वगैरह करते हैं। ठीक है, ये बहुत ही क्लीनिंग के काम करता है। HCl है, ये भी हमारा क्लीनिंग का ही काम करता है, जैसे टॉयलेट वगैरह में। ठीक है ना, किचन वगैरह में, ये सब साफ सफाई में काम आता है। H2CO3 क्या है, कार्बनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल। कौन सा अम्ल, कार्बोनिक अम्ल। ये कार्बोनिक अम्ल जो होता है ये सॉफ्ट ड्रिंक को जो है कोका कोला वगैरह इस समय इसका यूज किया जाता है। ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस दे सकता है। ओके, अब आप समझ गए होंगे कि इनऑर्गेनिक क्या है। इसमें कहीं भी आपको ज्यादातर यानी कि ये स्ट्रांगली होता है। ठीक है, और कार्बनिक अम्ल को दुर्बल अम्ल भी कहते हैं। कार्बनिक अम्ल जो होता है सारे के सारे वीक एसिड होता है। वीक एसिड इसलिए क्योंकि वीक एसिड जो होता है इसको पानी में डाला जाएगा तो ये कंप्लीट नहीं डिसोसिएट हो पाएगा, यानी कि आयनित नहीं हो पाएगा, यानी कि आयोनाइज नहीं हो पाएगा कंप्लीटली। ठीक है, इसलिए ये क्या है, हमारा दुर्बल अम्ल है और इसको हम लोग आसानी से अपने बॉडी में ले भी सकते हैं, यानी इसको पी सकते हैं या खा सकते हैं। ठीक है, हाँ, अकार्बनिक अम्ल को प्रबल अम्ल कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो जितना भी हमारा अकार्बनिक अम्ल है सब स्ट्रॉन्ग प्रबल अम्ल है। अब इसको पानी में डाल दोगे तो पूरा का पूरा ये हाइड्रोजन जो आयन है पूरा डिसोसिएट हो जाएगा, उसमें पूरा आयोनाइज हो जाएगा, अब पानी में उफान आना शुरू कर देगा। ठीक है, ऐसा लगेगा कि जिस बर्तन में रखे वो फोड़ के निकल जाएगा। ठीक है, खोलना शुरू कर देगा, यानी कि ये कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाने वाला यानी कि एसिड होता है। तो प्रबल अम्ल यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड जल में पूर्णतः आयनित होता है, यानी कि कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाता है। जबकि दुर्बल अम्ल होता है वीक एसिड, इस जल में आंशिक रूप से आयोनाइज होता है, यानी कि पार्शियली ये आयोनाइज होता है, यानी कि कम्प्लीटली इसका हाइड्रोजन आयन अलग नहीं हो पाता है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को कि ये हमारा जो एसिड के 2 टाइप था, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक वाले को हम लोग वीक एसिड कह देंगे और इनऑर्गेनिक वाले को हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड कह देंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा है तो यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, और ये वीडियो पसंद आ रहा हो, ठीक है, तो लाइक करें और कमेंट्स करके बताएं कि और आप लोग क्या चाहते हैं। ठीक है, प्लेटफॉर्म पर नए हैं, मेरा एक वीडियोस था जो नंबर सिस्टम था, उस पर लगभग 2000 आदमी देखे हुए हैं। ठीक है, मैं
मैं जब उस वीडियो को देखा, ठीक है, मैं बहुत खुशी हुआ। अगर वो 2000 व्यक्ति साथ में सब्सक्राइब कर दिए होते हैं तो आज सोने पर सुहागा होता, ठीक है, आज मज़ा आ गया होता, मेरा चैनल मोनेटाइज भी हो गया होता। खैर बात अलग है, इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं, संघर्ष तो करना पड़ेगा हर एक इंसान को। इनिशियल फेज में शुरुआत में मेहनत करना पड़ता है, ठीक है, फल का इच्छा नहीं करना चाहिए, ठीक है, मेहनत करना चाहिए, फल तो ज़रूर मिलेगा, ठीक है, अगर मेरा मेहनत साथ रहा, ठीक है, अगर सही डायरेक्शन में रहा तो फल तो ज़रूर मिलेगा, और आप देंगे, आप। ओके, तो आप लोगों को मैं नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ, तब तक आप इसको नोट आउट कीजिए। ओके, तो अब हम लोग बेसिस यानी कि क्षारक के बारे में थोड़ा पढ़ रहे, ठीक है। तो क्षारक क्या होता है? वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वा, छूने पर साबुन जैसा चिकना प्रतीत हो तथा लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता हो, वैसे पदार्थ को हम लोग क्षारक कहेंगे, ठीक है। यानी कि स्वाद में कड़वा, आप लोग साबुन को ही चक्कर देखिए, बिल्कुल कड़वा लगेगा, और साबुन छूने पर चिकना भी लगता है। और यहाँ तक चूना आप देखिए, चूना जो है हमारा क्षारक है, वो कड़वा लगता है और छूने पर यानी चिकना यानी कि साबुन जैसा प्रतीत होता है। और यदि आप उसको लाल लिटमस पेपर पर आप रखेंगे उसके सॉल्यूशन विलयन को, तो वो लाल कर देगा, सॉरी नीला कर देगा, ठीक है। तो लाल लिटमस पेपर को क्या करता है, ये नीला कर देता है। स्वाद में कड़वा लगता है, छूने पर साबुन जैसा, ठीक है। तो आप क्षारक का पहचान कर सकते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल यदि लूँ तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, ओके, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, इसका नाम आप लोग जानते हैं। और सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कास्टिक सोडा है, ठीक है, हम डिटेल में इसके बारे में सीखेंगे, कास्टिक सोडा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी कास्टिक पोटास है, ठीक है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो आप लोग जानते हैं, ये चूना का पानी है, ठीक है। और इन सब का डिटेल में हम लोग सीखेंगे भी, स्टडी करेंगे, ठीक है। कुछ क्षारक का यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताया, ठीक है। सभी क्षारक जो है जल में नहीं घुलता है, ठीक है, यानी कि 100 में 100 अगर आप क्षारक ले तो उसमें से कुछ ऐसा क्षारक होगा जो जल में नहीं घुलेगा, ठीक है। तो जो जल में घुल जाता है, ठीक है, जल में घुलनशील क्षारक को जो जल में डिजोल्व हो जाता है, उसमें जाकर पूर्णतः डिजोल्व हो जाता है। तो डिजोल्व होने वाले क्षारक का नाम हम लोग क्षार यानी कि अल्कलीज कहते हैं, ठीक है। तो जल में जो क्षारक, जो बेसिस डिजोल्व हो जाए, ठीक है, डिजोल्व होकर डिसोसिएट हो जाए, ठीक है, वैसे बेसिस को हम लोग अल्कलीज कहेंगे, क्षार कहेंगे। तो सारे क्षार, जितना भी क्षार आप देख पा रहे हैं वो सारे के सारे बेसिस है, यानी कि क्षारक है। लेकिन जितना भी क्षारक है वो क्षार नहीं है, क्योंकि वही क्षारक, वही बेसिस क्षार हो सकता है जो जल में डिजोल्व होगा, जो जल में डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है, उसी को हम लोग क्या नाम देंगे, क्षार बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए NaOH तथा KOH बहुत ही प्रबल क्षारक है, ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये हमारे हाथों पर पड़ने के बाद उसको जला भी सकता है, ठीक है, बहुत ही प्रबल होता है, ठीक है। और अभी हम सीखेंगे आर्हेनियस थ्योरी यानी कि आर्हेनियस सिद्धांत क्या कहता है, और इसके सिद्धांत के अनुसार हम लोग अम्ल का डेफिनेशन सीखेंगे और क्षारक का डेफिनेशन सीखेंगे, और एक इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है उसको अच्छी ढंग से सीखेंगे। फिलहाल आप लोग अभी इसको नोट डाउन करें। और तो अब हम लोग सीखते हैं कि आर्हेनियस थ्योरी यानी आर्हेनियस सिद्धांत ये क्या कहता है। इनके अनुसार चला जाए तो अम्ल यानी कि एसिड्स वह पदार्थ है जो जल में वियोजित होकर यानी कि जल में टूटकर, जल में डिजोल्व होकर
ओके, यानी कि उसमें डिसोसिएट होकर H पॉजिटिव आयन यानी कि H पॉजिटिव आयन उत्पन्न करता है, यानी कि क्रिएट करता है। ठीक है, तो कोई भी एसिड का आइडेंटिफिकेशन इन्होंने बहुत ही सिंपल तरीके से बता दिया कि कोई भी एसिड को आप जल में डालिए, वो डिजोल्व होकर यानी कि डिसोसिएट होकर ओके, यानी कि H पॉजिटिव आयन और Cl यानी कि H पॉजिटिव आयन देगा। बाकी सब कुछ नहीं, उन्होंने H पॉजिटिव आयन ही बोल दिया कि अगर कोई पदार्थ कोई चीज़ जल में डिसोसिएट होकर या जल में डिजोल्व होकर और सेपरेट हो गया H पॉजिटिव आयन में, समझिए कि वो एसिड ही है। क्या है? एसिड। ओके, और यहाँ पर देख लीजिए HCl को वाटर में डाले हैं H2O में, और ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बना लिया। अब ध्यान दीजिए, कभी भी H पॉजिटिव जो है वाटर में सिंगल नहीं रहता है, अकेले नहीं रहता है, वो अभी वाटर में ही है AQ के फॉर्म में, तो ये वाटर से अगेन रिएक्शन करेगा। H पॉजिटिव फिर से रिएक्शन करेगा पानी से, जल से, H2O से, और H और इसका H2 H3O पॉजिटिव बना लेगा, यानी कि इसके साथ ज्वाइंट हो जाएगा। वाटर के मॉलिक्यूल के साथ क्या होगा? ज्वाइंट हो जाएगा। फिलहाल आप लोग ऐसा लिखा, आप लोग ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, बात हमारा बराबर है, लेकिन आप लोग यानी कि H3O पॉजिटिव आयन को हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, तो ज़्यादातर लोग जो होते हैं ना वो H3O पॉजिटिव न लिखकर केवल H पॉजिटिव लिख देते हैं, चलेगा। ठीक है, लेकिन आप लोग हमेशा अपने माइंड में एक बात को बना कर रखेंगे कि कोई भी हाइड्रोजन जो है पानी में भी है तो वो अकेले रहता है, पानी के मॉलिक्यूल के साथ ज्वाइंट होकर H3O पॉजिटिव बनाता है, हाइड्रोनियम आयन। ओके, अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए H2SO4 ओके, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये भी क्या हुआ है? वाटर में डिजोल्व होकर 2H पॉजिटिव आयंस और सल्फर नेगेटिव 2 नेगेटिव आयंस बना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी H पॉजिटिव आयन बना लिया है, और ये H अगेन वाटर से रिएक्शन करके क्या बना लेगा? H3O पॉजिटिव आयन। तो इन्होंने ये केवल और केवल किसके अनुसार चले थे, यानी कि आर्हेनियस के अनुसार इन्होंने एसिड का डेफिनेशन इस तरीके से दिए और समझाने की कोशिश किए। ठीक है, और आज भी उन्हीं के हम लोग लेकर चलते हैं। फिर क्षारक के बारे में उन्होंने बताया कि क्षारक वह पदार्थ है जो जल में वियोजित होकर यानी कि डिजोल्व होकर हाइड्रोक्सिल आयन यानी कि OH नेगेटिव उत्पन्न करता है। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड H2O यानी कि Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ठीक है, KOH H2O की पॉजिटिव और OH नेगेटिव। आप लोग यहाँ पर सोच रहे हैं क्या ये वाटर में OH नेगेटिव रहता है? नहीं, ये भी अगेन वाटर से रिएक्शन करके हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। समझ में आ रहे हैं? चलिए, तो आप लोग ये सोच रहे हो कि यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन नहीं बनेगा, तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन जो है अकेले नहीं है, ऑक्सीजन के साथ ज्वाइंटेड है। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन अकेले था, इसलिए अगेन H2O से रिएक्शन करके हाइड्रोनियम आयन बना देता। तो ये आर्हेनियस के बेसिस पर, आर्हेनियस के आधार पर एसिड और बेस को डिफाइन किया गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सीखेंगे कि इंडिकेटर क्या होता है। ठीक है, और भी सारे एसिड और बेसिस के बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज को सीखेंगे। ठीक है, इंडिकेटर के बारे में जानेंगे कि इंडिकेटर कितने टाइप्स को होता है। ठीक है, और अच्छे ढंग से स्टडी करेंगे। फिलहाल आप लोग अभी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि आप लोग मेरे से जुड़े रहेंगे, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, या ताकि मैं जब भी अपने वीडियो को अपलोड करूं तो आपके मोबाइल पर मेरा नोटिफिकेशन चले जाए। ठीक है, और लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि मेरा चैनल आगे तक ग्रो करे। वो आपके हाथ में है। मैं यहाँ पर आपके लिए कुछ कर रहा हूँ, आप वहाँ पर थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए। ओके, सो थैंक्स वॉचिंग माई वीडियोस, बाय बाय।